गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर के जो दो प्रकार हमने लास्ट क्लास में बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में हमने जो वर्गीकरण किया था उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाए रखना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाए रखना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में कोई भी कंप्यूटर कार्यशील नहीं हो पाता है, इसलिए किसी भी कंप्यूटर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही आवश्यक होता है। और किसी भी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ मुख्य कार्य होते हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो इसका मुख्य कार्य होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निर्माण में मदद करना। अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के निर्माण में मदद करना। सेकंड, अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को क्रियान्वित करने में मदद करना। अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को क्रियान्वित करने में मदद करना। नेक्स्ट, हार्डवेयर भागों जैसे सीपीयू, मेमोरी इत्यादि के उपयोग पर नज़र रखना। पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, फ्लॉपी आदि से संचार करना तथा उनकी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य उदाहरण हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स इत्यादि। ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के उदाहरण हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह प्रोग्राम्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को सुचारू रूप से संचालित करने तथा अन्य प्रोग्राम्स के सुगम क्रियान्वयन का कार्य करता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटरों को सुचारू रूप से संचालित करने तथा अन्य प्रोग्राम्स के सुगम क्रियान्वयन का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच परत का कार्य करता है। दोनों के बीच में यूज़र यानी कि जो कंप्यूटर पर कार्य करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच परत का इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। नंबर 1, यह यूजर द्वारा आसानी से समझने तथा उपयोग में लाया जाने वाला इंटरफेस प्रदान करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो यही है कि वो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के सुगम आसानी से क्रियान्वयन के लिए जो कार्य करता है वह हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो सबसे पहला तो इसका कार्य यही होगा कि ये यूजर द्वारा आसानी से समझने तथा उपयोग में लाया जाने वाला इंटरफेस प्रदान करता है। सेकंड, यह कंप्यूटर के संसाधनों का मैनेजमेंट करता है। जितने भी हमारे कंप्यूटर के संसाधन होते हैं उनका यह मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा कुछ उपयोगी यूटिलिटीज़ जैसे कि डिस्क को फॉर्मेट करना, डिस्क पर खाली स्थान का पता लगाना आदि भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। अब हम यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे जो प्रमुख हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं MS-DOS के बारे में। MS-DOS के बारे में देखिए, MS-DOS का पूरा नाम लिख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम
इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 1981 में किया गया था। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया और इसे बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली थी। इसके द्वारा IBM संस्करण को PC-DOS कहा जाता है। इसके द्वारा IBM संस्करण को PC-DOS कहा जाता है और इसके द्वारा केवल 640 KB मेमोरी की आवश्यकता होती है। ये जो MS-DOS हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होने का अर्थ है कि इसमें आप केवल टेक्स्ट पर ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम आजकल जो हमारे वर्तमान में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें ग्राफिक्स का भी समर्थन होता है, उसमें इमेजेस वगैरह का भी होता है। इस प्रकार से MS-DOS के अंदर ओनली टेक्स्ट पर ही MS-DOS का कार्य करता है, उसके अंदर ग्राफिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। और DOS एक सिंगल यूज़र तथा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र का मतलब है कि इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, जबकि जो आजकल हमारे नए नए प्रचलित जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो मल्टी यूज़र होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। उनमें एक साथ एक व्यक्ति कई कार्य कर सकता है, जबकि MS-DOS के अंदर ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है और एक बार में सिर्फ एक कार्य ही कर सकता है, इसलिए इसे सिंगल यूज़र तथा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़। विंडोज़ का निर्माण भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही किया गया है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर के उपयोग को बहुत अधिक आसान बना दिया है। पहले काफ़ी जटिलता थी कंप्यूटर के उपयोग करने में, लेकिन विंडोज़ के निर्माण के बाद में कंप्यूटर का उपयोग बहुत अधिक आसान हो गया है। यह भी MS-DOS की तरह सिंगल यूज़र प्रोग्राम है, लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो हमारा MS-DOS है वह सिंगल यूज़र है और सिंगल ही टास्किंग है, जबकि विंडोज़ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें उपयोगकर्ता कीबोर्ड के साथ में माउस का भी उपयोग करता है, जबकि MS-DOS के अंदर माउस का प्रयोग नहीं होता है, कीबोर्ड का ही प्रयोग होता है। लेकिन विंडोज़ के अंदर माउस का भी कीबोर्ड के साथ में उपयोग किया जाता है। इसका जो सबसे अधिक प्रचलित संस्करण है वह विंडोज़ 98 है। नेक्स्ट है हमारा यूनिक्स। यूनिक्स का विकास AT तथा T द्वारा किया गया था। यूनिक्स का विकास AT एंड T के द्वारा किया गया था। इसकी कोडिंग जो है वह C प्रोग्रामिंग भाषा में की गई है। हम लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं पहले, उसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज में हमने C लैंग्वेज को पढ़ा था। उसी C प्रोग्रामिंग भाषा में यूनिक्स की कोडिंग की गई है। इसके द्वारा मल्टीटास्किंग तथा नेटवर्किंग संभव है। यह एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके जो कमांड्स जो इसके अंदर दिए जाते हैं वह कुछ जटिल होते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक साथ में कई यूजर्स एक साथ में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विंडोज़ NT। विंडोज़ NT, जिसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इसका विकास भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही किया गया है और इसका उपयोग नेटवर्किंग में किया जाता है। इसके अन्य प्रोग्रामों के कारण खराब होने के मौके कम होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग शक्ति तथा संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतः अपने प्रारंभिक दौर में विंडोज़ NT अधिक प्रचलित नहीं हो पाया था, लेकिन अब नए तथा ताकतवर कंप्यूटरों के उद्भव के साथ ही अब इसका प्रचलन बढ़ने लग गया है। पहले इसका प्रचलन कम था, लेकिन अब इसका प्रचलन बढ़ने लगा है।
नेक्स्ट है लाइनक्स। तो देखिए लाइनक्स भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टमों जैसा ही है, लेकिन इसमें दो पहलू हैं जो अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी भिन्न हैं। एक तो पहला इसका सबसे बड़ा इसकी अच्छी बात क्या है कि ये एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है, फ्री का सॉफ्टवेयर है। और दूसरा जो इसकी कोडिंग है वह आपको मिल भी सकती है और आप उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें इन सारी खूबियों के कारण जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आज के समय में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि यह स्थायी है और बगैर किसी त्रुटि के महीनों तथा सालों तक यह चल सकता है। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूज़र तथा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो लाइनक्स जो है वह यूनिक्स का ही समरूप है, इसलिए इसमें यूनिक्स कमांड भी आसानी से चल जाते हैं। लाइनक्स के अंदर यूनिक्स कमांड्स भी चल जाते हैं। अब कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारे कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अब यहाँ पर हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह यूजर्स को कुछ यूटिलिटीज़ भी प्रदान करता है। यूटिलिटीज़ के अंदर देखिए यूटिलिटीज़ किसे कहा जाता है, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है। तो देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूजर तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामरों को कुछ ऐसे प्रोग्राम का उपयोग करने की सुविधा मिलती है जिससे उनका कार्य आसान हो जाता है, और इन प्रोग्राम्स को ही हम यूटिलिटीज़ कहते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जब कोई प्रोग्राम किया जाता है और उस प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए उसे कुछ अन्य प्रोग्राम्स का उपयोग करने की सुविधा मिलती है, जिससे उनका जो कार्य है, उनकी जो क्रियान्वयन करने की जो क्रिया है वह आसान हो जाती है, और इन्हीं प्रोग्राम्स को हम यूटिलिटीज़ कहते हैं। देखिए यूटिलिटीज़ का जो उपयोग है वह मुख्य रूप से किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। एक तो देखिए डिस्क की फॉर्मेटिंग जब हमें करनी होती है तो हम यूटिलिटीज़ का उपयोग उसके अंदर होता है, या फिर किसी एक डिस्क की सामग्री को दूसरी डिस्क पर स्थानांतरित करना हो, या फिर किसी डिस्क पर खाली स्थान की गणना करनी हो, या हार्ड डिस्क का बैकअप लेना हो, या डिस्क पर उपलब्ध फाइलों को नाम के अनुसार व्यवस्थित करना हो। इन सभी कामों के अंदर यूटिलिटीज़ का उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो दूसरा भाग है उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं? वे सभी सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशेष अनुप्रयोगों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है, वे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की श्रेणी में आते हैं। यानी कि विशेष अनुप्रयोगों के लिए इनका निर्माण किया गया है, और इन सॉफ्टवेयरों का उपयोग सिर्फ उसी अनुप्रयोग के लिए ही किया जा सकता है जिसे ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। यानी कि अन्य किसी सॉफ्टवेयर के लिए हम किसी अनुप्रयोग के लिए हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जिस अनुप्रयोग के लिए हमने इसका निर्माण किया है उसी में वह काम आ सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके लिए हमें उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कि C++, विजुअल बेसिक इत्यादि का उपयोग किया जाता है, और इन भाषाओं का जो ज्ञान है वह एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर को ही हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बनाए जाते हैं, अर्थात इन पर कार्य करने में बहुत ही आसानी होती है। आसानी से इन पर कोई भी यूज़र कार्य कर सकता है। देखिए उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि किसी कंपनी में महीने के अंत में कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम कहीं भी कार्य करते हैं या फिर जैसे हम किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जैसे किसी कंपनी में हम कार्य करते हैं तो हमें महीने के अंत में क्या होता है, सैलरी दी जाती है, और उसी सैलरी का जो निर्धारण होता है उसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। इसी प्रकार से
किसी विद्यालय में जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद में जो हमारी मार्कशीट तैयार की जाती है, या फिर किसी हॉस्पिटल में जैसे जो पेशेंट्स होते हैं उनसे संबंधित जानकारी रखने के लिए, इस प्रकार से कई तरीक़ों से कई चीज़ों के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। कुछ प्रमुख जो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनमें मुख्य रूप से जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे उनमें से मुख्य हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक्स, ब्राउज़र्स और निजी सूचना प्रबंधक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, देखिए जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं इनका उपयोग विभिन्न दस्तावेज़ों जैसे कि पत्र, व्यापारिक दस्तावेज़, रिपोर्ट, किताब, लेख इत्यादि को तैयार करने में किया जाता है। हम जो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनके लिए इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक टाइपराइटरों की अपेक्षा ये अत्यधिक आसान होते हैं और सुविधाजनक भी होते हैं। टाइपराइटर्स में काफ़ी जटिलता होती थी, लेकिन जब ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं ये बहुत ही आसान होते हैं। और यदि हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो सॉफ्टवेयर है वह MS वर्ड है। MS वर्ड के बारे में आप सभी पढ़ चुके होंगे। MS वर्ड जो होता है वह एक सुप्रसिद्ध वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है ये डाटा का विश्लेषण करने में उपयोगी होते हैं। इसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के द्वारा स्प्रेडशीट की सुविधा प्रदान की जाती है। यह जो स्प्रेडशीट होती है वह रोज़ व कॉलम्स में विभाजित होती है। आप कभी भी देखेंगे जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं उसके पेज पर, और जहाँ पर ये रोज़ व कॉलम्स आपस में मिलते हैं उसे हम सेल कहते हैं। एक आयताकार क्षेत्र जो बनता है रोज़ और कॉलम्स को जब एक दूसरे को कट करते हैं तो एक जो आयताकार क्षेत्र बनता है उसे हम सेल कहते हैं, और इन्हीं सेल्स में विश्लेषित होने वाला डाटा डाला जाता है। इसकी सहायता से हम पेरोल, खाता बही, मूल्य सूची आदि आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स का उपयोग खूबसूरत ग्राफ या चार्ट बनाने में भी किया जाता है। जो हम चार्ट वगैरह बनाते हैं, ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं, उसमें भी हम एप्लीकेशन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए जो आजकल जो हमारे पास में मुख्य स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा निर्मित, आपने सुना होगा MS एक्सेल, यह बहुत अधिक सर्वाधिक वर्तमान समय में प्रचलित है। MS एक्सेल के माध्यम से हम खाता बही, मूल्य सूची आदि बना सकते हैं, ग्राफ और चार्ट भी बना सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हमें MS एक्सेल प्रदान करता है। और आजकल जो मैक्सिमम ऑफिसेज में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स वगैरह में, जो रेलवे स्टेशंस वगैरह में काम आने वाला जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वह MS एक्सेल ही होता है। नेक्स्ट है हमारा DBMS। DBMS का पूरा नाम लिख लीजिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर बहुत अधिक डाटा को सुरक्षित, व्यवस्थित, हटाने या आवश्यकता होने पर शर्तानुसार डाटा को बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। यानी कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में डाटा को सुरक्षित रखा जा सकता है, और जब हमें उसे हटाना हो तो हम किसी भी शर्त के अनुसार डाटा को बाहर निकालने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। अधिकांशतः जो DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं वो अत्यधिक ताकतवर टूल्स तथा व्यापारिक सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए प्रोग्रामिंग करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। और इस प्रकार के DBMS सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की अपेक्षा
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में अधिक मान्यता मिलती है। यानी कि जो हमारे DBMS सॉफ्टवेयर हैं वैसे तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, लेकिन फिर भी इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में अधिक मान्यता मिली है। जो कुछ प्रचलित जो हमारे यहाँ पर जो DBMS सॉफ्टवेयर हैं उनमें से मुख्य हैं फॉक्स प्रो, विजुअल फॉक्स प्रो, MS एक्सेस, ओरेकल आदि। ये नाम आपने सुने होंगे कंप्यूटर के अंदर, फॉक्स प्रो, विजुअल फॉक्स प्रो, MS एक्सेस, ओरेकल आदि। लेकिन इन सभी में से जो अधिकतर मैक्सिमम जो वर्तमान समय में प्रचलित है वह MS एक्सेस है। MS एक्सेस का प्रयोग आज के समय में हम बहुत अधिक देख रहे हैं। तो ये हमारे कुछ मुख्य जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने बात कर ली थी। ये कुछ मुख्य हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स थे। और भी हमारे मुख्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि ग्राफिक्स, ब्राउज़र्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। उनके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में बात करेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।